नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं साकेत मिश्रा। आज हम बात करेंगे कक्षा 6 की भूगोल की पुस्तक का अध्याय 5। ठीक है मित्रों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आज हम अध्याय 5 को पढ़ेंगे। इसके पहले हम 4 अध्याय पढ़ चुके हैं। इसके पहले अध्याय में मैंने आपको मानचित्र के बारे में बताया था। ठीक है मित्रों, और आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के प्रमुख परिमंडलों के बारे में। तो इस परिमंडल में परिमंडल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम रह रहे हैं। ठीक है मित्रों, जहाँ पे हम रहते हैं वो जो हमारी पृथ्वी है, जहाँ पे हम रहते हैं वो क्या है? वो पृथ्वी है जिस पे हम रहते हैं। तो इस पृथ्वी को अध्ययन की दृष्टि से और रहने की दृष्टि से, ठीक है मित्रों, कुछ परिमंडलों में बांटा गया है। अलग अलग परिमंडल का अलग अलग वातावरण होता है। ठीक है मित्रों, तो इन सभी चीज़ों के अध्ययन के लिए हमने हमारी पृथ्वी को कुछ परिमंडलों में बांटा है। तो जैसे आप यहाँ पे कुछ के नाम देख सकते हैं: भूमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, ठीक है मित्रों, जलमंडल। ठीक है, तो इसी प्रकार के हम सभी मंडलों के बारे में आज के अध्याय में हम जानेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए, ये जो मेरा अध्याय है वो उनके लिए उपयोगी है जो इन चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण जो बेसिक जानकारी होती है, आधारभूत जानकारी भी नहीं जानते। ठीक है मित्रों, और बाकी उनके लिए भी उपयोगी होगा। जो कक्षा 6 में है उनके लिए उपयोगी है ही, साथ में उनके लिए भी उपयोगी है जो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, और उनके लिए भी अच्छा रहेगा जो इसके बारे में जानते हैं। अगर उनको कुछ चीज़ वो भूल गए हैं, ठीक है, तो उनका एक बार ये रिवीजन हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए, उससे पहले एक छोटा सा टारगेट मैं आपको देता हूँ जिसे आप मेरे लिए पूरा कर सकते हैं। देखिए, एक तो पहला है कि आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। ठीक है मित्रों, तो आपको याद करने में आसानी होगी। और इसके अलावा एक बात और है कि एक और चीज़ है जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जो मेरे लिए अच्छी होगी वो ये है कि कम से कम 10 लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और कम से कम 30 लाइक। ठीक है मित्रों, सिर्फ कितना लाइक का टारगेट है? सिर्फ 30 लाइक, कम से कम 30 लाइक मेरी वीडियो पे आप लोग दें। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ इतना आप मेरे लिए कर देंगे कि 30 लाइक और 10 शेयर। ठीक है मित्रों, कितने लाइक करने हैं? सिर्फ 30 लाइक कर दीजिए और 10 शेयर कर दीजिए। ठीक है मित्रों, तो इससे क्या है, मेरा थोड़ी भला हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी परिमंडलों के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। ठीक है, तो देखिए, हम आगे के अध्यायों में, पहले के अध्यायों में इसके बारे में हम जान चुके हैं कि अकेला पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन उपलब्ध है। ठीक है, अभी तक की खोज में। ठीक है, अभी तक जो हमारे वैज्ञानिकों ने जितनी खोज है, उन्हें सिर्फ एक अपना स्वयं का ही ग्रह मिला है जिस पे क्या है, जीवन है। बाकी के जितने भी और भी जहाँ पे भी खोज की है, वहाँ पे उन्हें किसी भी प्रकार का जीवन होने का प्रमाण नहीं मिला। ठीक है मित्रों, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए सभी आवश्यक चीज़ें, हमारे यहाँ सभी आवश्यक तत्व मौजूद हैं, जैसे भूमि, जल, हवा, पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी पर ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। जल, भूमि और हवा, ये 3 चीज़ें सबसे ज़रूरी होती हैं किसी भी जीव के लिए जीने के लिए। ठीक है, किसी भी जीव के जीने के लिए ये 3 चीज़ें आवश्यक हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी की सतह है, वायुमंडल है जो चारों तरफ का, उनमें ये तीनों महत्वपूर्ण घटक हैं और ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है मित्रों, पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। ठीक है, तो जिस भूमंडल क्या होगा, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, ठोस भाग है जो पृथ्वी का, उसे हम उसे हम भूमंडल कहते हैं। और वायुमंडल क्या होगा, जो कि पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखा हुआ है। ठीक है,
जिनमें बहुत सारी विभिन्न प्रकार की गैसें आती हैं। ठीक है मित्रों, क्या आती हैं? विभिन्न प्रकार की गैसें आती हैं। अगर आपने मेरा विज्ञान का चैप्टर पढ़ा होगा, देखिए विज्ञान में भी मैंने गैसों के बारे में बताया है। अगर आपने वहाँ पे इसके बारे में पढ़ा है तो आप गैस के बारे में समझ पाएंगे कि गैस आखिरकार क्या होती हैं। हमारी जो गैस है उनमें, जो हमारी वायु है उनमें कितनी प्रकार की गैसें हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नीचे भी बताया गया है कौन कौन सी गैसें होती हैं मुख्य रूप से हमारी वायुमंडल में। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें भी हमारे वायुमंडल में होती हैं। तो जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे रखा है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? जलमंडल कहते हैं। और जल की तीनों अवस्थाएं होती हैं, बर्फ, जल और जल वाष्प। ठीक है, जलमंडल में जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक तो बर्फ हो गया ठोस अवस्था, जल हो गई द्रव अवस्था और जल वाष्प क्या हो गई? गैसीय अवस्था। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से हमारी पृथ्वी मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है। एक हो गया भूमंडल, दूसरा हो गया वायुमंडल और तीसरा हो गया जलमंडल। अब इन मंडलों के अंदर भी कुछ और मंडल आते हैं जिन्हें अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं। तो ये तीनों मंडल मिलके क्या बनाते हैं? जीव मंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं मित्रों? जीव मंडल बनाते हैं। स्थल, वायु और जल मंडल मिलके जीव मंडल बनाते हैं। ठीक है मित्रों, तो इन तीनों मंडलों के मिलने से जीव मंडल बनता है। तो यह एक कैसा है? सीमित क्षेत्र है। ठीक है, अब आइए, अब हम विस्तार पूर्वक भूमंडल के बारे में जानते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक लड़का कुछ बता रहा है हमें, इसकी बात हम सुन लेते हैं। तो ये लड़का हमसे क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है, शब्द की उत्पत्ति के बारे में बता रहा है। ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ क्या होता है? ग्रीक भाषा में लिथोस। अब लिथोस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पत्थर बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस को क्या बोलते हैं हिंदी में? हम बाष्प बोलते हैं। ठीक है, एटमॉस का अर्थ होता है बाष्प। तो ये ग्रीक भाषा के शब्द है लिथोस और एटमॉस। तो लिथोस मतलब हो गया पत्थर और एटमॉस मतलब हो गया बाष्प। ठीक है मित्रों, अब ह्यूडर का अर्थ होता है क्या? जल। ठीक है, ह्यूडर का अर्थ क्या होता है? जल। ठीक है मित्रों, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। ठीक है, तो ये शब्द आप याद रखिए। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको शायद देखने को मिल सकते हैं, या आपसे कहीं पे भी अगर आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अगर कहीं पे जाएंगे इंटरव्यू देने या कहीं पे जाएंगे तो कभी कभी क्या होता है, हमारी छोटी क्लासेस की भी चीज़ें सीधे सीधे पूछ ली जाती हैं। ख़ास तौर पे एनसीईआरटी की चीज़ें तो पूछ ही लेते हैं कि लिथोस क्या है। तो आपको लिथोस का मतलब पता होना चाहिए कि लिथोस एक पत्थर है। इसी प्रकार से दूसरे ये भी पूछे जा सकते हैं इनके अर्थ भी। ठीक है मित्रों, देखिए इंटरव्यू वगैरह में हमें मालूम नहीं होता कि हम जो सामने हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो हमसे क्या पूछ ले। ठीक है मित्रों, तो उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए अब भूमंडल के बारे में जानते हैं। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहते हैं। ठीक है मित्रों, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। यह भूपर्पटी चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। तो जो भूमंडल है वो किस किस से मिलकर बनता है? भूपर्पटी पर जो चट्टानें और मिट्टी की परत होती है उनसे मिलकर बनता है। इन जिसमें से जीवों के लिए पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो चट्टान एवं मिट्टी है उनसे हम जीवों के लिए क्या मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं। ठीक है, तो जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं जिनका उपभोग हम करते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। क्या है? पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2 भागों में बांटा जा सकता है। स्थलीय भूभाग को क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, और तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन कहा जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह 2 भागों में बटी है, एक महाद्वीप में और एक महासागरीय
बेसन में। विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व मानचित्र को देखो। तो मित्रों अभी नीचे मानचित्र दिया हुआ है, उसे हम देखेंगे। ठीक है। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो नहीं, सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है। सिर्फ कौन से महाद्वीप जुड़े हुए हैं, अभी मैं आपको नक्शे में बताऊंगा, मैप में, कि कौन कौन से महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ठीक है मित्रों। तो देखिए हमारा जो भू क्षेत्र है, ठीक है, भू क्षेत्र, कहीं पे पहाड़ होंगे ऐसे, ठीक है, कहीं पे ऐसा सपाट मैदान होगा, कहीं पे ऐसा छोटे पहाड़, फिर एक और ऐसा पठार जैसा। ठीक है। तो ये हमारा भू क्षेत्र होता है। कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे बिल्कुल सपाट मैदान होगा, कहीं थोड़ी ऊंचा होगा, कहीं पे कुछ ज़्यादा ही ऊंचा होगा, और कहीं पे बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होगा। लेकिन जो समुद्री भाग होता है वो समतल होता है। समतल से अर्थात ये है कि उसकी ऊंचा नीचा नहीं होता। ठीक है। वो तो पानी है, पानी को आप भर देते हैं तो वो क्या ऊंचा नीचा होता है क्या? नहीं होता। तो इसलिए जो भी स्थल की ऊंचाई नापी जाती है वो किससे नापी जाती है? समुद्र तल से। आपने रेलवे स्टेशनों पे गए होंगे, तो रेलवे स्टेशन पे जहाँ पे जगह का नाम लिखा होता है, जैसे आप मान लीजिए जबलपुर स्टेशन पे पहुँचे, ठीक है, तो जबलपुर स्टेशन पे वहाँ पे लिखी रहती है ऊंचाई कि वो समुद्र तल से कितना ऊंचा है। तो उसकी ऊंचाई लिखी रहेगी, तो वहाँ पे ये लिखा रहेगा समुद्र तल से कितना ऊंचा है। जैसे मान लीजिए हमारा माउंट एवरेस्ट है, सबसे ऊंची चोटी, उसकी 8,848 है उसकी ऊंचाई। ठीक है मित्रों। तो इसको क्या बोलते हैं? समुद्र तल से उसकी ऊंचाई। ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से समुद्र तल की ऊंचाई क्या मानी जाती है? शून्य मानी जाती है। आइए, ये है हमारा नक्शा, जिसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, हाँ, इसके पहले हम बात कर लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 है। ठीक है मित्रों। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि माउंट एवरेस्ट है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 8,848। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर है। ठीक है। अब देखिए गहराई भी कहाँ से नापेंगे? समुद्र तल से। तो समुद्र तल से ये कितना ऊंचा है? 8,848 मीटर ऊंचा है। और जबकि वो गहरा कितना है? मैरीना गर्त, ठीक है, मैरीना गर्त कितना है? 1122 मीटर गहरा है। ठीक है मित्रों। क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंची भाग से कितनी अधिक हो सकती है? ठीक है मित्रों, इतनी अधिक भी हो सकती है। देखिए आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, गहराई ज़्यादा है। ठीक है। समुद्र तल से गहराई ज़्यादा दी हुई है और ऊंचाई कम दी हुई है। ठीक है मित्रों। तो ऐसा हो सकता है, तो हाँ, ऐसा सोचा जा सकता है। अब आइए हम अपना इस नक्शे को ध्यान से इसका अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है मित्रों। हाँ, तो देखिए मित्रों, आपको थोड़ी सा वीडियो एडजस्ट करनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा विश्व का मैप है, ये मैं इसको सही से सीधा नहीं कर सकता। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये PDF में आप देख पा रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इस प्रकार से है, इसलिए मैं इसको घुमा नहीं सकता। ठीक है मित्रों। क्या नहीं कर सकता? इसको मैं घुमा नहीं सकता। ठीक है। इसलिए आप इसको थोड़ी सा एडजस्ट करके देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं एक एक महाद्वीप के बारे में। ठीक है। तो ये सबसे पहले हमारा है, कौन सा महाद्वीप है? ये हमारा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है। ये कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पे कौन सी दो प्रमुख चीज़ें हैं? एक तो है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है। कौन सा डेजर्ट है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट। सबसे प्रमुख चीज़ यहाँ पे ग्रेट सैंडी डेजर्ट। आपको पेपर में आ सकता है कि ग्रेट सैंडी डेजर्ट कहाँ का है, तो कहाँ का बता देंगे आप? ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है। फिर इसके बाद है ग्रेट
ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये वहाँ की पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है मित्रों, क्या है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये हो गया हमारा क्या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसमें इस मानचित्र के हिसाब से इसमें दो प्रमुख चीज़ें हमें देखने को मिली, ठीक है। जब मैं आपको मानचित्र से कुछ प्रमुख चीज़ों को बताऊंगा तो इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जुड़ी और भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सी जल संधि है, ठीक है मित्रों। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास की समुद्र का क्या नाम है, ये वाला क्षेत्र कौन सा है, ठीक है, ये क्षेत्र कौन सा है। तो वो मैं जब एक अलग से मैप का वीडियो लाऊंगा तो उसमें हम एक एक महाद्वीप के बारे में अलग से पढ़ेंगे, ठीक है मित्रों। तो वो एक अलग सीरीज़ होगी जिसमें हम पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे ये भी समझ लीजिए ये प्रशांत महासागर है। अभी हम आगे जाएंगे तो हमें फिर से प्रशांत महासागर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारी पृथ्वी गोल है। तो ये वाला हिस्सा अभी इस तरफ मैं आपको बताता हूँ, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ का हिस्सा भी प्रशांत महासागर है और इसके उस तरफ वाला भी प्रशांत महासागर है, ठीक है मित्रों। अब आइए अब हम चलते हैं एशिया महाद्वीप पे। तो एशिया महाद्वीप की यहाँ पे दो प्रमुख चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। एक है तिब्बत का पठार, आप देख पा रहे होंगे ये है तिब्बत का पठार और ये है हमारा हिमालय पर्वत, ठीक है मित्रों। तो ये यहाँ की प्रमुख दो चीज़ें हैं, तिब्बत का पठार और हिमालय पर्वत, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, हिंद महासागर है, ठीक है। एशिया महाद्वीप के नीचे कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। अब आइए नीचे चलते हैं। तो ये नीचे हमारा है क्या, आर्कटिक महाद्वीप, ठीक है मित्रों। क्या है ये, अंटार्कटिका, ठीक है मित्रों, क्षमा कीजिए मैंने थोड़ी सा गलत बोल दिया, अंटार्कटिका, ठीक है मित्रों। ये कौन सा महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप। इसके यहाँ पे कौन सा है, दक्षिणी महासागर है ये अपना, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम अगला महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। ये कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तो इसमें इसकी प्रमुख चीज़ें कौन कौन सी हैं, देखिए एक तो एटलस पर्वत, आप देख पा रहे होंगे ये है एटलस पर्वत, ये है सहारा मरुस्थल, ये है नील नदी और यहाँ पे है ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है। ये कौन सा पर्वत है, ड्रेकेंसबर्ग पर्वत। तो यहाँ पे हमें चार प्रमुख चीज़ों को देखने मिली। यहाँ पे कितनी प्रमुख चीज़ें देखने मिली, चार प्रमुख चीज़ें देखने को मिली, एटलस, सहारा मरुस्थल, नील नदी और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत, ठीक है मित्रों। और इसके उत्तर में जाएंगे तो यूरोप आ जाता है और ये क्या है, यहाँ पे भूमध्य सागर है, ठीक है। ये भूमध्य सागर हो गया यूरोप और अफ्रीका के बीच में, ठीक है। अब यूरोप में क्या प्रमुख चीज़ें हैं, तो देखिए मित्रों ये आपको एक आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे ये आल्प्स पर्वत है और ये है यूराल पर्वत, ठीक है। तो यूराल पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करता है, ठीक है। ये यूराल पर्वत हो गया। अब इसके अगर हम और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा आर्कटिक महासागर मिलेगा, ठीक है। कौन सा महासागर, ये आर्कटिक महासागर है। अब आइए और इधर चलते हैं तो देखिए अब हमें क्या मिलेगा, अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर मिलेगा, अटलांटिक महासागर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिलेगा फिर, ये उत्तरी अमेरिका है। कौन सा महाद्वीप है मित्रों, उत्तरी अमेरिका है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगी, अपलेशियन पर्वत। ये कौन सा पर्वत है, एपलेशियन पर्वत है, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रमुख पर्वत हैं, एक रॉकीज पर्वत हो गया और एक हो गया एपलेशियन पर्वत, ठीक है। तो देखिए इस नक्शे से हमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है जो हमारे लिए आवश्यक है, ठीक है। अब दक्षिण अमेरिका पे आ जाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका क्या है, अमेजन नदी, ठीक है। सबसे प्रमुख नदी अमेजन नदी है दक्षिण अमेरिका की। फिर उसके बाद ये एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में है और रॉकीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है मित्रों। तो ये था हमारा विश्व का नक्शा जिससे हमने कुछ प्रमुख जानकारी ली, ठीक है मित्रों। देखिए इस नक्शे में बहुत ही कम जानकारी दी हुई है क्योंकि ये एक 6th क्लास की बच्चों के हिसाब से है, ठीक है मित्रों। किसके हिसाब से, ये
6 क्लास के बच्चों के हिसाब से है। जब मैं इसे और अच्छे से लाऊंगा तो उसमें एक एक महाद्वीप का हम पहले चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद हम हमारे भारत देश के नक्शे से पढ़ेंगे भूगोल को। ठीक है मित्रों, नदियों को भी हम उसी नक्शे से जानेंगे। ठीक है, तो मानचित्र के द्वारा हम भूगोल पढ़ेंगे। अभी हम इसकी बेसिक्स जानकारी ले लें पहले, फिर उसके बाद में हम कैसे पढ़ेंगे, नक्शे से पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये मैंने आपको अभी बता ही दिया था। यहाँ पे क्या स्पष्ट किया गया है, समुद्र तल से ऊंचाई और गहराई को स्पष्ट किया गया है। ठीक है मित्रों, तो आइए अब आगे हम महाद्वीप पढ़ लेते हैं, जो कि भूमंडल का एक भाग है। किसका भाग है? भूमंडल का एक भाग है महाद्वीप। तो क्या आप जानते हैं, देखिए हाँ, क्या आप जानते हैं, तो ये पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा, ठीक है, तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है मित्रों, तो देखिए आप इसे याद रखिए। क्या आप इस सेंटेंस को याद रखिए कि न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंची शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कभी कभी पेपरों में सीधे सीधे ये चीज़ पूछ ली जाती है, ठीक है, कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो आपको इनकी तारीख और इन दोनों के नाम याद रखना है और साथ में इनके देश भी याद रखना है। एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। और तेंजिंग नोर्गे शेरप्पा कहाँ के थे? भारत के। और ये कब चढ़े? 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। फिर आगे जापान की जुको ताइबे विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। अब पहली महिला कौन थी? जुको ताइबे। ठीक है मित्रों, कब चढ़ी थी ये? 16 मई 1975 को एवरेस्ट पे उन्होंने कदम रखा था। बिचेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये जानकारी आपको याद रखने योग्य है, ये किसी भी पेपर में पूछ ली जा सकती है। ठीक है मित्रों, तो याद रखिए कि जुको ताइबे विश्व की पहली महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की 16 मई 1975 को। और भारत की पहली महिला कौन थी? भारत की थी बिचेंद्री पाल, ठीक है, जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा था। अब आइए अब हम महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। देखिए अभी हमने महाद्वीप और महासागर के बारे में जाना था, ठीक है। किस पे जाना था? हमने नक्शे पे जाना था, ठीक है। जो अभी हमने मानचित्र देखा, विश्व का मानचित्र, उसमें हमने इसके बारे में जाना। तो कौन कौन से महाद्वीप देखे थे हमने? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है मित्रों, इनके बारे में हमने अभी चित्र 5.1 में देखा था, ठीक है। ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, ठीक है मित्रों। देखिए अगर आपने उसको ध्यान से देखा होगा तो देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने मेरी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आपको जब समझा रहा था, अगर आपने वो देखा है तो आप इस चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। अगर नहीं देखा तो नहीं समझ पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये है हमारी विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है? ये हमारी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के इस तरफ वाले भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, और इस तरफ वाले भाग को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, ठीक है मित्रों। अब मैं इसको मैप को ऊपर नीचे करूँगा तो आप ध्यान से देखिए। आप जब देखेंगे तो आप इस तरफ देखेंगे, देखिए ये उत्तरी भाग है, तो आप इस तरफ देखेंगे तो आपको ज़्यादा भूमि दिखेगी, इस तरफ देखेंगे तो आपको कम भूमि दिखेगी, ठीक है मित्रों। देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए इस तरफ कितनी सारी भूमि है, जबकि दक्षिण में बहुत ही कम भूमि है, ठीक है मित्रों। आप देखिए ध्यान से देख पा रहे हैं, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से उत्तर तरफ क्या है? ज़्यादा भूमि है, जबकि दक्षिण तरफ
कम भूमि है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में बहुत ही स्थल भाग बहुत बड़ा है। एशिया विश्व का सबसे, अब देखिए अब हम अलग अलग महाद्वीपों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एशिया महाद्वीप के बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे सिर्फ बेसिक जानकारी है। ठीक है मित्रों, पहले अगर आपको बेसिक जानकारी पता है तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले हम बेसिक समझेंगे, उसके बाद फिर हम हायर लेवल पे जाएंगे। ठीक है मित्रों, जो कठिन होता है सरल से शुरू करके हम कठिन की तरफ जाएंगे। अगर पहले ही कठिन समझने लगेंगे तो फिर हमारा ध्यान ही नहीं लगेगा इस चीज़ में। तो इसलिए पहले हम सरल समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम अपना स्तर बढ़ाएंगे और चरम कठिनाई तक जाएंगे। ठीक है मित्रों, जो चरम बिंदु बोलते हैं वहाँ तक हम जाने का प्रयास करेंगे। ठीक है मित्रों, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग कवर करता है। ठीक है मित्रों, कितना भाग कवर करता है ये? विश्व के क्षेत्रफल का, पृथ्वी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग यह कवर करता है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध के में भी पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, वैसे तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, लेकिन अगर हम देशांतर के उसमें बांटेंगे तो देशांतर के ये जो प्रमुख देशांतर होती है जिसे ग्रीन निच या ग्रीन बिच रेखा बोलते हैं, प्रमुख देशांतर, उसके यह कहाँ है? पूर्व में स्थित है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। ठीक है, एशिया के पश्चिम में क्या है? यूराल पर्वत है, जैसे कि अभी हमने नक्शे में देखा था। ठीक है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। ठीक है, तो यूरोप और एशिया एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनके संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं? यूरेशिया कहते हैं। ठीक है मित्रों, अब आइए जानते हैं यूरोप के बारे में। सब में छोटी छोटी सी जानकारी दी हुई है। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ठीक है मित्रों, तो आर्कटिक जो वृत्त है, देखिए हमने जब हम ग्लोब पढ़ रहे थे तो उसमें हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में जान रहे थे। तो हमने उसमें पढ़ा था कि विषुवत रेखा होती है, फिर जब हम उत्तर तरफ जाने लगते हैं तो उष्ण कटिबंधीय होता है, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय होता है, फिर उत्तरी ध्रुव व्रत होता है। ठीक है, तो ये जो उत्तरी ध्रुव व्रत है, यहाँ पे कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर है। तो इसी उत्तरी ध्रुव व्रत को क्या बोलते हैं? आर्कटिक व्रत भी बोलते हैं। ठीक है मित्रों, तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि उत्तरी ध्रुव व्रत में क्या स्थित है, तो आप क्या बताएंगे? यूरोप स्थित है। और इसका और क्या नाम है? तो आप बताएंगे कि आर्कटिक व्रत भी बोलते हैं। अगर उत्तरी ध्रुव व्रत में और क्या स्थित है ये पूछें तो आप क्या बताएंगे? आर्कटिक महासागर स्थित है। ठीक है, या आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं आर्कटिक व्रत में कौन सी क्या स्थित है, तो क्या बताएंगे आप? यूरोप स्थित है। ठीक है, यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र में देखिए और इसकी स्थिति का पता लगाइए। तो देखिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ। आइए विश्व के मानचित्र में देखिए, ये है हमारा यूरोप। ठीक है, तो ये हो गई विषुवत रेखा। फिर यहाँ तक का ये जो कर्क रेखा है, क्षमा कीजिए, ये है विषुवत व्रत। विषुवत व्रत से लेके कर्क रेखा तक, ठीक है, ये होता है कैसा भाग? ये होता है उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, इतना जो भाग है ये उष्ण कटिबंधीय है। फिर इसके एक और ऊपर जाते हैं तो इतना भाग होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। फिर ये जो इधर से ऊपर जाते हैं तो ये भाग कौन सा होता है? उत्तरी ध्रुव व्रत। तो आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ से इतने में, तो ये इतने पूरे में क्या है? यूरोप स्थित है। तो ये यहाँ पे कौन सा महासागर है? और आर्कटिक महासागर। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? उत्तरी ध्रुव व्रत में स्थित है। अब देखिए इस यूरोप के यहाँ पे भी क्या है? पानी है, यहाँ पे भी पानी है और यहाँ पे भी पानी है। इसलिए ये क्या है? 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, और इसके पूर्व में क्या है? एशिया, और एशिया के पश्चिम में क्या होगा? यूरोप। ठीक है मित्रों,
तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब आइए जानते हैं हम अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए आप ये भी याद रखते जाइए कि एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, फिर उसके बाद नंबर आता है अफ्रीका का। ठीक है, तो अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो देखिए मित्रों, अभी हमने देखा था कि विषुवत वृत्त अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए, अभी हम देखते हैं। आप पाएंगे कि यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एवं मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है मित्रों, इसे हम अभी आगे देखेंगे चल के ऊपर वापस से। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागर से घिरा हुआ है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र में देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त के किन किन भागों से होकर गुजरती है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम देखते हैं विश्व मानचित्र में अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, एक बार हम देख चुके हैं लेकिन फिर भी दोबारा अध्ययन कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा। तो देखिए मित्रों, ये देखिए, ये हमारा विषुवत वृत्त, ठीक है, ये हमारी मकर रेखा और ये हमारी कर्क रेखा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तीनों रेखाएं यहाँ से होकर गुजरती हैं। अब आप देख रहे होंगे ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा है। यहाँ पे भी समुद्र है, महासागर, यहाँ पे भी महासागर है, यहाँ पे क्या है, समुद्र है। ठीक है, क्या है, यहाँ पे समुद्र है छोटा सा, ये महासागर हो गए। ठीक है, ये छोटा सागर हो गया, ये एक भूमध्य सागर यहाँ पे है। ठीक है, अब यहाँ पे ये एशिया से जुड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक नहर बना दी गई है, सुएज नहर। ठीक है मित्रों, कौन सी नहर है यहाँ पे, ये आप ये वाला भाग देख रहे हैं। देखिए, जब मैं और बड़ा मैप लाऊंगा तो उसमें ये सुएज नहर स्पष्ट रूप से दिखाई गई है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे नहीं दिखाई देगी। देखिए, यहाँ पे है सुएज नहर। ठीक है मित्रों, कौन सी नहर है यहाँ पे, सुएज नहर है। ठीक है, तो आपको वैसे तो ये एशिया से जुड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे सुएज नहर है, इसलिए ये एशिया से अलग है यहाँ सुएज नहर के द्वारा। ठीक है, अब आइए वापस से हम नीचे चलते हैं, अगला महाद्वीप के बारे में जानेंगे। अगला महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका। ठीक है मित्रों, अब देखिए, मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, तो अब हम वापस से हमारे मानचित्र पे नहीं जाएंगे। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अभी हमने देखा था, क्या देखा था मित्रों, अभी हमने अफ्रीका महाद्वीप को देखा था कि वो एशिया से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ था। ठीक है मित्रों, हमने किस में देखा था, अभी अभी हमने मानचित्र में देखा था। तो इसी प्रकार से उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है, जिससे पनामा जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे बताया गया है, पनामा जल संधि कहा जाता है। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं दक्षिणी यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी तथा पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है मित्रों, तो ये जो महाद्वीप है ये पूरी तरह से कहाँ पर स्थित है, उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? तो देखिए मित्रों, ये देखिए, ये हमारा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका, ये आप यहाँ पे जल संधि है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। इस जल संधि के द्वारा उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है। ठीक है मित्रों, जल संधि क्या होता है? देखिए, जल संधि स्थल का एक सकरा भाग है। ठीक है, जल संधि क्या है, क्षमा कीजिए, स्थल संधि। स्थल संधि क्या है? स्थल का एक सकरा भाग है जो 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक है, तो स्थल संधि क्या होता है? एक बहुत ही छोटा सा भाग होता है जो 2 स्थलों को एक दूसरे से
जोड़ता है। तो यहाँ पे ये स्थल संधि है, ठीक है मित्रों, ये स्थल संधि। इसी प्रकार से अगर छोटा एक जगह होती है, सकरी जगह, जहाँ पे दो समुद्र एक साथ जुड़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। अभी शायद मैंने बीच बीच में इधर पे मुझे स्थल संधि बोलना था, तो शायद मैंने जल संधि बोल दिया, ठीक है मित्रों, तो क्षमा कीजिए, मैंने थोड़ी सा गलत बोल दिया। पनामा स्थल संधि, ठीक है मित्रों, पनामा स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है और यहीं पे पनामा नहर बना है। पनामा नहर का निर्माण यहीं पे किया गया है, ठीक है मित्रों। क्या किया गया है? यहाँ पे पनामा नहर का निर्माण किया गया है। अब जल संधि क्या होती? देखिए, पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र तथा महासागर को एक दूसरे से जोड़ता है, तो वो क्या कहते हैं? जल संधि कहते हैं मित्रों, ठीक है। जैसे कि हमारे श्रीलंका और भारत के बीच में है यहाँ पे जल संधि, जिसको क्या कहते हैं? पाक जल संधि। क्या बोलते हैं मित्रों? पाक जल संधि बोलते हैं, ठीक है। तो इधर पे उसका नाम बताया, कह रहे हैं कि उसका नाम बताइए, तो क्या कहते हैं उसको? पाक जल संधि कहते हैं, ठीक है मित्रों। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब आइए हम दक्षिण अमेरिका के बारे में जानते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर महासागर स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है, ठीक है, जिसको अभी हमने नक्शे में देखा था। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है, ठीक है। अब आइए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। आप द्वीप जानते होंगे, द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ होता है उसे द्वीप कहते हैं। लेकिन द्वीप और महाद्वीप में क्या अंतर है? देखिए, द्वीप होता है छोटा सा, ठीक है, द्वीप क्या होता है? छोटा सा होता है। महाद्वीप बड़ा होता है, ठीक है, महाद्वीप क्या होता है? बड़ा होता है, ठीक है। अब हमारा आखिरी महाद्वीप है अंटार्कटिका, ठीक है। कौन सा है? अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। तो दक्षिणी ध्रुव है जो, वो अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढकी रहती हैं, ठीक है मित्रों। यहाँ क्या होती हैं? हमेशा मोटी बर्फ की परत से ढका हुआ होता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, ठीक है मित्रों। यहाँ पे क्या है? कोई भी स्थायी रूप से नहीं रहता। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर स्थित हैं, जिनका नाम क्या है? मैत्री एवं दक्षिणी गंगोत्री। तो यहाँ पे प्रमुख शोध केंद्र भारत के स्थित हैं। अब आइए आगे जानते हैं जल मंडल के बारे में, ठीक है मित्रों। अब हम किसके बारे में जानेंगे? जल मंडल के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम इसे अंतरिक्ष से देखते हैं तो वहाँ से हमें कैसा दिखता है? ये नीला दिखता है। तो ये नीला क्यों दिखता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग पर जल मौजूद है, जबकि 29% भाग पर स्थल, ठीक है मित्रों। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनद, भूमिगत जल, वायुमंडल में जल वाष्प भी शामिल है, ठीक है मित्रों। तो इस प्रकार से सभी रूपों में जल स्थित है हमारी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है, ठीक है। तो जो जल है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? महासागरों में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि हम उसे पी नहीं सकते, ठीक है मित्रों। तो वो हमारे उपयोग के लायक नहीं होता, ठीक है। क्या नहीं होता? वो हमारे उपयोग के लायक नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आइए पढ़ते हैं। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, जो 97% भाग है वो क्या है?
समुद्र में स्थित है, जो कि बहुत अधिक खारा होता है, जिसे मानव उपयोग नहीं कर सकता। और बाकी का जो जल, बचा हुआ जल है, उसका बहुत बड़ा भाग क्या है, बर्फ की परत एवं हिमनदों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। इसलिए कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पीने की कमी महसूस करते हैं। ठीक है, पीने के पानी की कमी महसूस होती है। ठीक है मित्रों, तो अब आइए जानते हैं महाद्वीपों की तुलना आकार से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से आकार के जरिए महाद्वीपों की तुलना समुद्र से की गई है। ठीक है, तो क्या दिया है, चित्र 5.3 में दिए गए वर्गों को गिनिए एवं निम्नलिखित उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। कौन बड़ा है, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया? ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, बस इनके वर्गों को गिनना है। तो देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है। ठीक है, आप इनके वर्ग गिनेंगे तो एशिया का सबसे बड़ा निकलेगा। अब हम यूरोप के गिनते हैं, तो देखिए 3 ऐसे में 3 ऐसे में, तो कितने हो गए, 3 तिरका 9। ठीक है, 3 3 9 और 9 और 1 हो गया 10। ठीक है मित्रों, तो यहाँ यूरोप में कितने वर्ग हैं, 10 वर्ग हैं। अब आइए ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने वर्ग हैं, तो देखिए 3 और 3 6, 6 और 2 8, तो ये इसमें 8 है। तो इसलिए कौन सा बड़ा है, यूरोप बड़ा हो गया। ठीक है मित्रों, आप इसे शांतिपूर्वक अपनी पुस्तक में से कर सकते हैं और सारे महाद्वीपों के वर्गों को गिन सकते हैं। ठीक है मित्रों, आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। महासागर, महासागर के बारे में जानते हैं। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ठीक है, महासागर क्या है, जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। ठीक है, तो महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां कौन कौन सी हैं, अगर आपसे ये पूछा जाता है तो क्या बताएंगे, तरंगें, ज्वार भाटा एवं महासागरीय धाराएं। ये प्रमुख गतियां हैं महासागर की। कौन कौन सी, तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा दिया हुआ है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिण महासागर और फिर आर्कटिक महासागर। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे 5 महासागर हैं। ये आकार की दृष्टि से बांटे गए हैं, बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है मित्रों, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए फिर से ये 5.1 देखने के लिए बोल रहे हैं चित्र, तो आप अपनी पुस्तक का पेज पलटाइए और ज़रूर देखिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरीना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है मित्रों, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। ठीक है, प्रशांत महासागर कैसा है, वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। ठीक है, चित्र 5.1 में देखिए तथा प्रशांत महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाइए। ठीक है मित्रों, तो हम इसे किसी और मानचित्र की सहायता से करेंगे, क्योंकि ये जो मानचित्र दिया है ये इसके अध्ययन के लिए पर्याप्त नहीं है। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। किस अक्षर के आकार का है, एस अक्षर के आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है। ठीक है, तो अटलांटिक महासागर है, उसके दक्षिणी एवं पश्चिमी किनारे पर, क्षमा कीजिए, पश्चिमी किनारे पर क्या स्थित है, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। ठीक है, कैसी है, दंतुरित है, मतलब कि जो इसकी तटरेखा है क्या है, यहाँ पे इस प्रकार से ये दंतुरित मतलब दांत के आकार की है। ठीक है, दंतुरित। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा
प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है मित्रों, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होते हैं, व्यापार होता है। हिंद महासागर एक ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है मित्रों, तो जो हिंद महासागर है वही सिर्फ ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे देश भारत के नाम पर पड़ा है। तो भारत के नाम पर अर्थात देखिए हमारा भारत देश है उसे अलग अलग लोग अलग अलग समय काल में अलग अलग नाम से पुकारा है उन्होंने। ठीक है मित्रों, तो जो सिंधु नदी है उसी सिंधु नदी के नाम पे हिंद पड़ा। ठीक है मित्रों, तो इसलिए हमारे देश का नाम एक नाम हिंदुस्तान भी है। तो उसी हिंदुस्तान के नाम पे क्या पड़ा है, हिंद महासागर। ठीक है मित्रों, यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। ठीक है मित्रों, तो ये हिंद महासागर कैसा है, ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, कैसा है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, अब आइए दक्षिणी महासागर के बारे में जानते हैं। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर घेरता है। ठीक है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसे चारों ओर से दक्षिणी महासागर घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला है, उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिणी महासागर के उत्तर में। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव वृत्त के चारों ओर फैला है। ठीक है, अब आर्कटिक महासागर कहाँ है, उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है। यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर से कैसे जुड़ा हुआ है, प्रशांत महासागर में एक छिछला जल भाग है। ठीक है, प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर के बीच में एक छिछला जल का भाग है, उससे ये प्रशांत महासागर जुड़ा हुआ है, जिसे क्या कहते हैं, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों एवं यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है मित्रों, तो आइए हम इसे देखते हैं। यहाँ पे ये दंतुरित, देखिए यहाँ जो दंतुरित तट रेखा है, ठीक है, वो यहाँ पे समझाई गई है इस चित्र में। तो दंतुरित देखिए, आप देख पा रहे होंगे दांत के नुमा, देखिए ये दांत जैसे बने, देख रहे हैं ये, आप इसे ध्यान से देखिए, आपको दांत के समान लगेंगे। ये एक नुकीला दांत, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस प्रकार से ये जो हमारी अटलांटिक महासागर है वो दंतुरित है। इसकी जो तट रेखा है जितनी भी है वो दंतुरित है। ठीक है मित्रों, यहाँ पे कोई और बॉक्स तो नहीं, देखिए मित्रों, कोई और बॉक्स तो नहीं दिया। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे कोई भी बॉक्स नहीं है। आइए अब हम नीचे पढ़ते हैं। अब हम आते हैं वायुमंडल पे। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो हमारा जलमंडल था और भूमंडल उसे हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में। तो देखिए वायुमंडल को अलग अलग मंडलों में बांटा गया है। तो ये हैं मंडल, कुल 5 मंडलों में वायुमंडल को बांटा गया है। सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो ये कुल मिला के 5 मंडल हैं। ठीक है मित्रों, तो अब हम वायुमंडल के बारे में जानते हैं। हमने इनके प्रकार तो समझ लिए, वायुमंडल कितने भागों में बटा है ये समझ लिया। अब हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह की महत्वपूर्ण अटूट भाग है। ठीक है, तो ये जो वायु की पतली परत है वो हमारे ग्रह का एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की बहुत हानिकारक किरणों से बचाता है। ठीक है मित्रों, जो हमारा वायुमंडल है वो सूर्य की किरणों से बचाता है। जो सूर्य की परावैंगनी किरणें आती हैं उससे हमें यह बचाता है। तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है, 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वायुमंडल को उसके घटकों तापमान,
तथा अन्य आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। ठीक है मित्रों, तो देखिए जैसे जैसे हम समुद्र में जाते हैं नीचे तो हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसी प्रकार से जब हम किसी पर्वत को ऊपर चढ़ाई करते हैं तो जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते समय जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो ऑक्सीजन का स्तर भी कम होता जाता है, तो उसी और तापमान का स्तर भी कम होता जाता है। तो उन्हीं घटकों तापमान एवं अन्य आधार पर 5 परतें हैं। ठीक है, तो वो परतें कौन कौन सी है देखिए, मैंने आपको अभी बताया था। आइए फिर से पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। तो ये हमारी परतें हैं, पृथ्वी की 5 प्रमुख परतें। ठीक है मित्रों, अब आइए आगे पढ़ते हैं। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना है। ठीक है, तो जो हमारा वायुमंडल है वो मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना हुआ है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। तो ये क्या है, साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% एवं ऑक्सीजन 21% है तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन इत्यादियों की मात्रा 1% है। लेकिन मित्रों हमारी क्रियाकलाप जैसी हैं, उन क्रियाकलापों के कारण इस कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रतिशत है वो दिन पर दिन धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिससे हमारे लिए ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, वर्तमान में कहीं पे भी अगर बारिश शुरू होती है तो ऐसी इकट्ठी बारिश एकदम से हो जाती है कि कुछ कहो ना, एक ही बार में सारी की सारी बारिश हो जाती है। तो ये किसका नतीजा है, ग्लोबल वार्मिंग का है। कहीं पे गर्मी पड़ेगी तो ऐसी अटूट गर्मी पड़ेगी कि कुछ ना पूछो। इसी प्रकार से जब ठंड होगी तो ऐसी ठंड होगी कि लोगों की जान तक चली जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो देखिए मित्रों, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक है, ताकि पृथ्वी गर्म रह सके। ठीक है, अब लेकिन इसकी मात्रा जब ज़्यादा ही बढ़ जाएगी तो क्या होगा, पृथ्वी ज़्यादा गर्म होने लगेगी। तो कहीं ऐसा एक समय ऐसा ना आए कि पृथ्वी को ज़्यादा ही गर्म होने लगे और हम अपनी ही ऊष्मा के द्वारा मारे जाएं। ठीक है मित्रों, क्योंकि ज़्यादा गर्म होगी तो हम क्या होंगे, जैसे कुकर में आलू नहीं उबल जाता उस प्रकार से हम भी उबल या भुंज सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए अभी अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो क्या होता है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ऊष्मा को अवशोषित करती है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या करती है, जब हमारी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा ही परत चढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये और ज़्यादा ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित करेगी। तो जितनी ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित होगी तो उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, गर्मी बढ़ेगी मित्रों। ठीक है मित्रों, तो ये थोड़ी सा और डिटेल में पढ़ने का सब्जेक्ट है, जिसे मैं अलग अलग टॉपिक में अलग अलग वीडियो में मैं समझाऊंगा। एक एक जो कि मैं अभी सारा टॉपिक एक साथ पढ़ा रहा हूँ, वो डिटेल में अलग अलग टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, जैसे फिर इसमें क्या होगा, जैसे हम पढ़ेंगे भूमंडल, तो पहले तो भूमंडल बताऊंगा मैं आपको बहुत ही डिटेल में। फिर उसके बाद भूमंडल में हमारा सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बड़ा महाद्वीप। कौन सा है सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप का जितना भी डिटेल में, वहाँ पे कितने देश हैं, कौन कौन से देश आते हैं, उन सब के बारे में हम समझेंगे। फिर वहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे, एशिया महाद्वीप के प्रमुख पर्वत पठार। ठीक है मित्रों, तो वो बड़ा टॉपिक हो जाएगा, तो उसे हम अलग से मैं कवर करूँगा। ठीक है मित्रों, ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो जो समुद्र तल होता है वहाँ पे वायु का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है, तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आते हैं यह तेजी से के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है, यह एक स्थान से दूसरे स्थान तक अलग अलग होता है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या होता है, अलग अलग होता है।
कुछ क्षेत्रों में हम अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए कुछ क्षेत्रों पे हम अधिक दबाव महसूस करते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों पे हम बहुत ही कम दबाव महसूस करते हैं। और वायु दाब है जो कहा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहता है। ठीक है, जहाँ पे उच्च दाब होता है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ज़्यादा उच्च दाब है तो ये वायु बह के कहाँ जाएगी, निम्न दाब की ओर, और इसी तरीके से क्रम चलता रहता है। तो और गतिशील वायु को क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। ठीक है मित्रों, देखिए यहाँ पे सारे इस जो हमारा परिमंडल है उसके बारे में इस चित्र द्वारा समझाया गया है। तो देखिए जहाँ पे भूमि है वो स्थल मंडल, जहाँ पे जल है वहाँ पे जलमंडल, और ये ऊपर जहाँ वायु है वो क्या हो गया, वायुमंडल हो गया। ठीक है मित्रों, तो इस चित्र के द्वारा समझाया गया है जैव मंडल को। अगर आपको जैव मंडल का चित्र बनाने आए तो आप इस प्रकार से जैव मंडल का चित्र बना सकते हैं। कहीं पे आप नदी बना दीजिए, बड़ा सा समुद्र बना दीजिए, समुद्र के बाजू में नदी, पहाड़, पर्वत बना दीजिए, कुछ बादल बना दीजिए, ठीक है, पक्षी बना दीजिए उसमें, तो आपका वो वायुमंडल बन जाएगा। अब जीव मंडल, अब क्या पढ़ते हैं मित्रों, जीव मंडल पढ़ते हैं। जीव मंडल स्थल, जल, हवा के बीच एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं जो सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ठीक है, और आपस में परस्पर क्रिया करती रहती हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे को किसी न किसी रूप से प्रभावित करती हैं। जैसे कैसे प्रभावित किया, अगर हमने किसी ढाल वाली जगह पे है वहाँ पे खेती के लिए वन काट लिए, ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ढालू वाला ढलाऊ भाग है जो जिस पे ढालू है वहाँ पे क्या होगा, मिट्टी का तेजी से कटाव हो जाएगा। इस प्रकार प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, भूकंप से हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने के कारण उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। देखिए मित्रों, हम मनुष्य इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में हम कोई कदम नहीं उठाते। ठीक है मित्रों, और अगर उठाते भी हैं तो वो नाम मात्र का होता है, कुछ खास नहीं होता। क्यों, अगर इन सब चीज़ों को बचाना है तो हमें अपनी जो जीवन शैली है उसे भी बदलना होगा, लेकिन ये सब करने के लिए कोई तैयार नहीं है और बस ज्ञान देने को कह दो। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसके बारे में मैंने ऊपर आपको बताया था, यहाँ पे वही बात फिर से लिखी हुई है। इससे भूमंडलीय तापमान कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। देखिए मित्रों, इस बुक में ज़रूर लिखा हुआ है कि पृथ्वी के साधनों की सीमित उपयोग की आवश्यकता है, लेकिन पृथ्वी पे मौजूद एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि अपनी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, उसको चेंज करने का प्रयास करे। ठीक है, उसे ऐसा बनाए कि जिससे प्रकृति को हानि ना हो। तो ऐसा कोई भी नहीं करने वाला। ठीक है मित्रों, या कुछ ही लोग जो कर रहे होंगे तो वो ही करेंगे, और बाकी कोई भी इस प्रकार की क्रियाकलाप करने को तैयार नहीं होता। ठीक है मित्रों, तो ये था आज का हमारा पाठ परिमंडल
पृथ्वी पे परिमंडल। ठीक है मित्रों, जैसे हमने पढ़ा और समझा। ठीक है मित्रों, तो आप समझ गए होंगे कि जैव मंडल क्या होता। आप ये भी समझ गए होंगे वायुमंडल कितने भागों में बटा है, जल मंडल में कौन कौन से महासागर हैं और स्थल मंडल पे कितने महाद्वीप हैं। ठीक है मित्रों, तो ये एक आधारभूत जानकारी थी, छोटी सी जानकारी थी। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे हमें पहला प्रश्न है, पृथ्वी के प्रमुख 4 परिमंडल कौन कौन से हैं। तो 4 परिमंडल कौन कौन से हैं, स्थल मंडल। ठीक है मित्रों, क्या हो गया, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल। ठीक है, तो ये 4 प्रमुख परिमंडल हो गए। इसके बाद प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो बताइए मित्रों, प्रमुख महाद्वीप कौन कौन से हैं। तो हमारे महाद्वीप हो जाएंगे एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आर्कटिका। ठीक है, ठीक है मित्रों, कौन सा, अंटार्कटिका, क्षमा कीजिए, अंटार्कटिका। तो ये हमारे महाद्वीपों के नाम हो गए। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो कौन कौन से हैं मित्रों, एक हो गया ऑस्ट्रेलिया और एक हो गया अंटार्कटिका। ठीक है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ठीक है मित्रों, वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो देखिए, वायुमंडल की विभिन्न परतें, यहाँ पे मैं आपको उनका चित्र बताता हूँ, आप वहाँ से देख के उन परतों के नाम लिख सकते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। ठीक है मित्रों, अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो देखिए, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जल की मात्रा सबसे अधिक है। पृथ्वी पर 71% क्या है, जल है, जिसकी वजह से पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है। तो बताइए मित्रों, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा स्थलीय भाग पाया जाता है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्थल भाग अधिक है। जीवित प्राणियों के लिए जीव मंडल क्यों महत्वपूर्ण है। तो क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग अपना सारी क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, जीव मंडल, देखिए यह जीव मंडल, यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ जीव मंडल सभी प्राणियों के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखिए, जीव मंडल स्थल, जल, हवा के बीच में एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ पर जीवन मौजूद है, जहाँ जीव की बहुत सी प्रजातियाँ जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जैव मंडल से जुड़े हुए हैं। ठीक है मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में जैव मंडल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है मित्रों, आशा करता हूँ मैं आप समझ गए होंगे जैव मंडल क्यों आवश्यक है। ठीक है, ठीक है, जीवित प्राणियों की जैव मंडल क्यों आवश्यक है, मैंने अभी समझाया, आप समझ गए होंगे। अब आइए सही विकल्प कर लेते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है। तो कौन सी है मित्रों, यूराल। ठीक है मित्रों, कौन सी है, यूराल पर्वत श्रृंखला है, वो यूरोप एवं एशिया को अलग करती है। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका कैसे जुड़ा हुआ है। तो कैसे जुड़ा हुआ है, स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। ठीक है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, नाइट्रोजन गैस का। ठीक है मित्रों, किसका, नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना है। तो कौन सा भाग ठोस चट्टान का बना है, स्थल मंडल। ठीक है मित्रों, कौन सा भाग, स्थल मंडल ठोस चट्टान का बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। ठीक है मित्रों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन चेंज करके भी आ सकता है। ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। अब आपको अगर इधर पे क्या आ जाए यहाँ पे अगर एशिया की जगह उत्तर अमेरिका लिखा हो, तो उस स्थिति में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, क्योंकि एशिया के बाद सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप। तो आपको यहाँ पे इनको आकार के क्रम में महाद्वीपों के नाम याद रखना है। ठीक है मित्रों,
क्या करना है आपको, आकार के आधार पे महाद्वीपों के नाम याद रखना है। हो सकता है कि एशिया ना दिया हो, तो अब जो दिए हों उनमें से कौन सा होगा सबसे बड़ा, आपको उस पर टिक लगाना है। पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, ठीक है, तो कौन सा गर्त है, मैरीना गर्त। तो इसका क्या नाम, इसका उत्तर होगा मैरीना गर्त। ठीक है मित्रों। दूसरा क्या है, खालिस्तान महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है, तो हिंद महासागर। ठीक है मित्रों, कौन सा होगा, हिंद महासागर का नाम एक देश के नाम पर पड़ा है। फिर तीसरा क्या है, खालिस्तान स्थल जल हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन जीने के लिए सहायक है। तो कौन सा है, जैव मंडल। ठीक है मित्रों, क्या है, जैव मंडल। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप को एक साथ खालिस्तान कहा जाता है, यूरेशिया का। क्या कहते हैं मित्रों, यूरोप एवं एशिया को यूरेशिया। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है मित्रों, तो ये था हमारा अभ्यास। आशा करता हूँ कि आपको मेरा आज का ये अध्याय अच्छा लगा होगा, पढ़ने में आपको समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो टारगेट मैंने आपको दिया है प्लीज़ वो पूर्ण करें। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है मित्रों, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।